2 हाथों का हमला? लगता है रूप बदलने के अलावा मेरे पास अब कोई और चारा नहीं बचा है, वरना मैं इस हमले को रोक नहीं पाऊंगा, धामी ने कहा और उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी चमकने लगी। धामी के मसल्स बढ़ने लगे और उसका आकार 3 गुना हो गया। इसके बाद मूवी की तरह धामी किसी सुनहरे लोह मानव में बदल गया। उसके बाल भी सुनहरे हो गए थे। थोड़ी ही देर में उसके बाल सिर से उछल गए और वापस काले होकर जमीन पर गिर गए। धामी का सिर अब गंजा हो गया था। बस इसीलिए मुझे योद्धा तन टेक्निक पसंद नहीं है। इसमें एक तो मेरे कपड़े फट जाते हैं और दूसरा मेरे बाल गायब हो जाते हैं, धामी ने अपने सिर को छूते हुए कहा। इतने में ही खूनी दरिंदे का 2 हाथों का हमला धामी पर पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन धामी ने इस हमले को रोकने की 1% भी कोशिश नहीं की, बल्कि हमला सीधा अपने ऊपर आने दिया। यह भी बुरा नहीं था, यह हमला काफी ताकतवर था, धामी ने कहा। खूनी दरिंदे के हमले से धामी का सिर बस हल्का सा हिला था और इसके अलावा उसके शरीर में कोई हलचल तक नहीं हुई थी। कितने ताकतवर है सीनियर धामी, राज ने कहा। इतना सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के हमले धामी के लिए बस वार्म अप है। योद्धा तन टेक्निक योद्धा कबीले की पहचान है। ये टेक्निक जादुई दुनिया की टॉप 10 टेक्निक में शामिल है। इसकी प्रैक्टिस बहुत कठिन होती है। अगर धामी इसके अलावा किसी और टेक्निक की प्रैक्टिस करता तो वो अभी तक मेरी तरह 6वें लेवल पर पहुंच चुका होता। भले ही वो अभी भी 5वें लेवल पर है, लेकिन योद्धा तन टेक्निक के बाद उसका शरीर 6वें लेवल पर पहुंच जाता है। बल्कि एक आम 6वें लेवल के मुकाबले वो और भी ताकतवर होता है, बाबा बैरागी ने कहा। अभी राज और बाबा बैरागी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी निशित का बर्फीला चक्रवात खूनी दरिंदे के शरीर से टकरा गया। भले ही इस टेक्निक का नाम बहुत साधारण सा था, लेकिन इसका असर काफी खास था। खूनी दरिंदे के पूरे शरीर पर बर्फ जम चुकी थी। धीरे धीरे उस बर्फ में बर्फीले फूल खिले, जिनकी जड़ें खूनी दरिंदे के शरीर पर फैलने लगी। जड़ें उसके शरीर की ताकत सोख रही थी और फूलों को खिलने में मदद कर रही थी। अगर दुश्मन में अक्ल हो तो वो आसानी से इन फूलों को अपने शरीर पर से हटा सकता है, लेकिन खूनी दरिंदे की अक्ल घास चरने गई थी, इसलिए वो फूलों को अपने शरीर पर बढ़ने दे रहा था। चक्रवात के असर के कारण खूनी दरिंदे की रफ्तार 30% कम हो गई थी। कितनी कमाल की बर्फीली टेक्निक थी, राज ने आंखें फाड़कर देखते हुए कहा। बर्फीली टेक्निक के मामले में निशित पहाड़ी महारथियों में सबसे अव्वल था। हाँ, निशित बर्फ के जादू में बहुत माहिर है। वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल हमला करने, रक्षा करने और सपोर्ट देने में कर सकता है। जादूगरों के बीच की लड़ाई में इस तरह की टेक्निक काफी कारगर साबित होती है। कभी कभी एक छोटी सी टेक्निक भी पूरा खेल बदल सकती है। अब जब तुम दूसरे लेवल के जादूगर बन चुके हो तो तुम्हें अपनी काबिलियत तलाशनी चाहिए। तुम जिस भी एलिमेंट को चुनोगे वही तुम्हारे आने वाले जादुई सफर का रास्ता तय करेगी, फारूक ने कहा। राज ने हामी भरकर सिर हिला दिया। वाह वाह, निशित कमाल कर दिया। अब मैं इसके हमलों को रोकता हूँ। अब तुम लोग अपने हुनर दिखा सकते हो। अगर तुम्हें कोई नया मूव आजमा कर देखना है तो ये सबसे अच्छा समय है, धामी ने हंसकर कहा। इसके बाद धामी ने अपनी मुट्ठियों को कसकर मारा और खूनी दरिंदे की तरफ बढ़ने लगा। धामी की बात सुनकर बाकी पहाड़ी महारथी भी हरकत में आ गए और अपने नए हुनर को आजमाने के लिए तैयार हो गए। एक के बाद एक नई नई टेक्निक का तमाशा लग गया। तभी वसीम ने भी अपना हमला करने की ठानी। सीनियर रुकिए, आप हमला मत कीजिए, वरना हम लोगों को कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, त्रिकालदर्शी ने कहा। यह सुनते ही वसीम हैरान रह गया, लेकिन बाद में उसने अपना हमला रोक दिया। त्रिकालदर्शी की बात सही थी, क्योंकि वसीम के एक मुक्के से ही यह खूनी दरिंदा मर सकता था। इसके बाद वसीम राज के बगल में आकर खड़ा हो गया। अब जब उसके पास करने को कुछ भी नहीं था तो वो मिसाइल उठा लाया और उसमें उंगली करने लगा। इस बार उसे मिसाइल को उंगली करने से रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सभी पहाड़ी महारथी खूनी दरिंदे में व्यस्त थे। तलत के बनाए जादुई चक्र के अंदर 5वें लेवल का हर पहाड़ी महारथी खूनी दरिंदे पर अपना कहर बरसा रहा था। यहाँ तक कि टफी और ज्योत्सना ने भी कुछ हमले किए थे।
आज खूनी दरिंदे की किस्मत बहुत खराब थी कि वो पहाड़ी महारथियों के हत्थे चढ़ गया था, जो कि उसे बॉक्सिंग बैग की तरह पीटे जा रहे थे। खूनी दरिंदा बार बार बस दहाड़ पा रहा था और इसके अलावा उसके पास करने को कुछ नहीं था। वो चाहे किसी भी तरफ से हमला करे, धामी बीच में आकर उसका हमला बर्बाद कर देता था। सभी पहाड़ी महारथी खुशी खुशी अपना हुनर दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बाबा बैरागी, फारूक, तलत और जन्मेजय पहाड़ी महारथियों को उनके नए स्किल पर पॉइंट्स दे रहे थे। धामी का हमला काफी बढ़िया था। एक बार वो पूरा हो जाए तो कत्ल करने के लिए काफी अच्छा मूव बन सकता है। धामी का योद्धा तन एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। आगे आने वाले समय में वो 7वें लेवल को भी हासिल कर सकता है। त्रिकालदर्शी, ये तो एक ही हमले में थक गया था, फिर इसके नाम में 3 की गिनती होने का क्या फायदा? कम से कम इसे 3 हमले तो एक बार में करने चाहिए थे। इस तरह खाली खड़े 6वें लेवल के जादूगर आपस में बातें कर रहे थे। सीनियर, आप मेरी आवाज बदलना भूल गए, राज ने वसीम के पास जाकर कहा। अरे वो कोई परेशानी की बात नहीं है, जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा तुम्हारी आवाज पहले जैसी हो जाएगी, वसीम ने कहा। सीनियर, एक बात और भी है, जब मैं और पंखुड़ी परितोष कबीले गए थे तो हमें वहां कालनेमी कौम के कुछ लोग मिले थे। उसके बाद हमें गुप्त कमरे में एक अजीब शख्स भी मिला। किस्मत से पंखुड़ी के पापा सीनियर भूपेश वहां थे और उन्होंने उस शख्स से एक तस्वीर छीन ली, राज ने राहत की सांस लेकर कहा। अच्छा, क्या वो तस्वीर तलवार टेक्निक की थी? जरा मुझे दिखाओ, वसीम ने कहा और मिसाइल को एक तरफ आधा खुला छोड़ दिया। इसके बाद वो तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। सीनियर, क्या आपको कुछ काम का मिला? राज ने पूछा। हाँ, ये एक चतुर चाल है। मैं एक तस्वीर से कुछ नहीं बता सकता। हर तस्वीर में खास जानकारी कैद है। जब चारों तस्वीरें एक साथ होंगी तभी असली माजरा समझ आ सकता है। राज, तुमने कहा कि बाकी 3 तस्वीरें कोई लेकर चला गया। इसका मतलब है कि ये तस्वीर भी वो छीनने की कोशिश जरूर करेगा, वसीम ने कहा। जब वो गया तब उसके एक्सप्रेशन देखकर मुझे यही लगा कि वो तस्वीर छोड़ना नहीं चाहता था। खैर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे वापस लेने वो आएगा या नहीं, क्योंकि सीनियर भूपेश उससे रिक्त कार्ड टेक्निक लेना चाहते हैं, तो वो उसे ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, राज ने कहा। भूपेश इस मामले में उतर गया है, ये तो कमाल हो गया। अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगा। मैं इसमें थोड़ा और मसाला मिलाने के काम आऊंगा, वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी और वो तलवार में बदल गई। मैंने इस चीज को पहले भी देखा है, राज ने कहा। ये नई डिस्पोजेबल राज 1S एडिशन है। पिछले नंबर 1 एडिशन के मुकाबले इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं। पहले मैंने डिस्पोजेबल राज नंबर 1 का इस्तेमाल करने का ही सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, वसीम ने कहा। वसीम की बात सुनकर पास में खड़े फारूक और बाकी लोगों ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से दबाई। उसके बाद वो सभी राज की तरफ तरस भरी नजरों से देखने लगे। राज, अगर हम ये तस्वीर अपने पास भी रखें तो भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे ही चाहत उठे तुम उसे ये दे देना ताकि वो इसे ले जाकर परितोष कबीले को इसे लौटा दे। जैसे ही वो आदमी इसे चुराने की कोशिश करेगा, डिस्पोजेबल राज 1S एडिशन एक्टिवेट हो जाएगा और चारों तस्वीरों को लेकर मेरे पास आ जाएगा, वसीम ने कहा। ठीक है, जैसे ही चाहत उठेगी मैं उसे ये तस्वीर दे दूंगा, राज ने हामी भरते हुए कहा। तभी उसे एक बात और ध्यान आई। सीनियर, मुझे रास्ते में कालनेमी कौम के कुछ लोग भी मिले थे। लगता है वो लोग भ्रमताला के लोगों का कत्लेआम करने वाले हैं और उनसे असली खून हासिल करने वाले हैं, राज ने कहा। वो लोग असली खून हासिल करना चाहते हैं? क्या वो लोग इससे कोई बंदिश खोलना या किसी मरे हुए को जिंदा करने का सोच रहे हैं? कालनेमी कौम, मैंने ये नाम पहले भी कहीं सुना है। जैसे हमारे साथी उस खूनी दरिंदे से खेलकर फुर्सत हो जाएं, उनसे इस बारे में पूछ कर देखना। शायद उनमें से कोई इस बारे में जरूर जानता होगा। बाकी भ्रमताला के हालात हम खूनी दरिंदे से निपटने के बाद देखने चलेंगे, वसीम ने कहा। ठीक है, राज ने पहाड़ी महारथियों की तरफ देखकर कहा। बेचारा खूनी दरिंदा जोरों से चिल्ला रहा था, लेकिन अब तक उसकी आवाज पहले से काफी धीमी हो चुकी थी। उसकी ऊंचाई भी पहले से कम हो गई थी।
जबकि अभी 6वें लेवल के जादूगरों का मैदान में उतरना बाकी था। इस लौकिक दानव की हालत तो खराब होने वाली है, राज ने कहा। इसके बाद वसीम वापस मिसाइल में उंगली करने चला गया। जल्द ही वो मिसाइल के एक एक हिस्से को खोलने में कामयाब हो चुका था। तो ये बात है, इसके पीछे का नियम तो वाकई कमाल है, वसीम ने कहा और वापस मिसाइल को कसने लगा। कसने की रफ्तार खोलने से काफी तेज थी। मैंने इससे काफी कुछ सीखा, मिसाइल कसने के बाद वसीम ने कहा। सीनियर, वो डिब्बे जैसी चीजों का क्या जो आपके पैर के बगल में पड़ी है? और वो बड़े स्क्रू और कुछ पाइप भी हैं, इन सब का क्या? राज ने तुरंत कहा। क्या वसीम से फिर से कोई गड़बड़ी हो गई थी? क्या इस बार भी वसीम का प्रयोग कोई नई परेशानी लेकर आ सकता था? क्या इस बार वसीम कोई ऐसी दिक्कत खड़ी करेगा जिससे सभी पहाड़ी महारथियों की जान को खतरा हो जाएगा? अच्छा, ये इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। अब मैं इन्हें मिसाइल में वापस भी नहीं डाल सकता। शायद खोलने के दौरान ये हिस्से खराब भी हो गए हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने इनकी जगह कुछ जादू कर दिए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा मैंने 2 हमला करने वाले जादू भी इस पर किए हैं। जैसे ही ये मिसाइल फटेगी तो विस्फोट से हुए नुकसान के अलावा बिजली के झटके से भी नुकसान होगा। जैसे ही हमें असीम शैतानी कबीले का हेडक्वार्टर मिलेगा, हम इसका इस्तेमाल जरूर करके देखेंगे, वसीम ने कहा। यह सुनकर राज डर गया। उसकी नजरों में मिसाइल अपने आप में काफी खतरनाक थी। इसके बावजूद भी वसीम ने उस पर हमला करने वाले 2 जादू कर दिए थे। ऐसे में उसकी ताकत के बारे में सोचना ही दिल दहलाने वाला था। जब राज अपने ख्यालों में डूबा था, तभी उसने देखा कि मिसाइल थोड़ी नीचे झुककर गिरने लगी है। सीनियर, ये तो गिर रही है, राज ने चिल्लाकर कहा। चिंता मत करो, मैं हूं ना, वसीम ने हंसकर कहा। वसीम ने अपना हाथ बढ़ाया और मिसाइल को पकड़ने लगा, लेकिन इतने में ही सरस वहां आ गया और उसने मिसाइल पकड़ ली। सीनियर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सरस ने कहा। सीनियर सरस, आपने तो कमाल कर दिया, राज ने कहा। वसीम इस वक्त चुप था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि मिसाइल कसने में उससे कोई गलती हो गई थी। मिसाइल से काला धुआं निकल रहा था, जिसका मतलब था कि मिसाइल किसी भी वक्त फट सकती थी। सरस, उसे अभी फेंको, वो फट सकती है, वसीम ने कहा। क्या ये फट सकती है? सरस ने हैरान होकर पूछा। इसके बाद सरस ने अपने कंधे पर मिसाइल रखी और उसे फेंकने के लिए एक अच्छी जगह देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे खूनी दरिंदा दिख गया था, जो इस मिसाइल के लिए सबसे अच्छा टारगेट था। सभी लोग वहां से हट जाओ, मैं एक ताकतवर हमला करने वाला हूँ, सरस ने चिल्लाकर कहा। इसके बाद सरस ने पूरी ताकत लगाकर मिसाइल खूनी दरिंदे की तरफ फेंक दी। इस वक्त सभी पहाड़ी महारथी खुशी खुशी खूनी दरिंदे को पीट रहे थे। यार, ये ठीक नहीं है, आपने मिसाइल यहाँ क्यों फेंकी? निशित ने कहा। सीनियर, आपने तो दिक्कत खड़ी कर दी, दामिनी ने कहा। मिसाइल उसके ठीक बगल से निकली थी। खूनी दरिंदे पर मिसाइल फेंकने से कुछ नहीं होगा, सीनियर कहीं और जाकर मनोरंजन कीजिए, धामी ने कहा। लेकिन तभी सभी वहां से निकलो, ये मिसाइल खुद सीनियर वसीम ने मॉडिफाई की है, फारूक ने चिल्लाकर कहा। लेकिन फारूक की बात पूरी हो पाती इसके पहले ही त्रिकालदर्शी अपनी तलवार लेकर मुड़ चुका था। सीनियर सरस, इस बेमतलब की मिसाइल से क्या करना चाहते हो? आपको तो दर्शक बनकर देखना चाहिए, त्रिकालदर्शी ने कहा। त्रिकालदर्शी ने सीधा मिसाइल पर हमला कर दिया, लेकिन इतने में ही उसे फारूक की बात सुनाई दी। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में खूनी दरिंदे के साथ साथ पहाड़ी महारथी भी आ गए। सभी ने त्रिकालदर्शी को बहुत कोसा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वसीम ने मिसाइल पर जो बिजली का हमला जोड़ा था, वो तो अभी बाकी था। इतने में ही हवा में बैगनी रंग का एक बिजली का गोला दिखाई दिया, जिसमें से भयानक बिजली निकलने लगी। बिजली ने सीधा त्रिकालदर्शी पर हमला नहीं किया, लेकिन उसके शरीर के कुछ हिस्से फिर भी काले हो गए थे। यह हमला 6वें लेवल का था। अगर बिजली सीधा त्रिकालदर्शी से टकरा जाती तो अगले कुछ महीने उसे शल्य के पास ही रहना पड़ सकता था। गायब हो जाओ, वसीम ने तुरंत आगे आकर कहा। बिजली की गेंद छोटी होकर गायब हो गई। त्रिकालदर्शी ने अपना मुंह खोला
और उसमें से काला धुआं निकला। मिसाइल के कारण खूनी दरिंदे से सबका ध्यान पट गया था, इसलिए उसने जोर से दहाड़ा। उसने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर भागा। थोड़ी ही देर में वो राज की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। उसकी काफी ताकत चली गई थी और उसे कुछ खाने की जरूरत थी। उसे भागने मत देना, पहाड़ी महारथियों ने कहा। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच झूलते खूनी दरिंदे ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। यहाँ तक कि बाबा बैरागी और तलत भी उसे नहीं रोक पाए। इस वक्त वसीम ने अपने हाथ फैलाकर मुट्ठी बना ली। पहले उसे लगा था कि उसे इस हमले को करने का मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन अब खूनी दरिंदा उसी की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि वो तो असल में राज की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि इन सभी में सबसे कमजोर वही था। लेकिन अभी वो राज के करीब पहुंच भी नहीं पाया था कि वसीम हवा में उछला और सीधे उसके सिर के ऊपर पहुंच गया। इसके बाद वसीम ने खूनी दरिंदे के सिर पर मुक्का मार दिया। खूनी दरिंदे का शरीर छोटे छोटे दानों में टूटकर जमीन पर बिखर गया। करीब 2 सेकंड में ही हट्टा कट्टा खूनी दरिंदा गायब हो चुका था। जमीन पर बिखरे दाने ही बस इस बात का सबूत थे कि कोई खूनी दरिंदा धरती पर आया था। मुझे इस हमले को और बेहतर करना होगा। इसमें काफी आत्मीय ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ। इस हमले की कुल 30% ऊर्जा बेकार ही चली गई, वसीम ने कहा। क्या खूनी दरिंदे मरने के बाद खूनी मोतियों में बदल जाते हैं? राज ने जमीन से एक दाना उठाकर कहा। उन मोतियों में से काफी आत्मीय ऊर्जा निकल रही थी। ये बस एक प्रयोग था। मैं खूनी दरिंदे को आत्मा पत्थरों में बदलना चाहता था, लेकिन नतीजा बेहतर नहीं आया। चलो अब देखते हैं कि ये अपने साथ कौन सा जादुई खजाना लेकर आया है, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। लौकिक दानव अपने साथ सिर्फ ताकत ही नहीं, जादुई खजाना भी लेकर आए थे। ये खजाना इस दुनिया के खजाने से बिल्कुल अलग ढंग का होता था। हालांकि जादूगरों को उनका इस्तेमाल करने के पहले उन्हें हल्का मॉडिफाई करना होता था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि लौकिक दानवों का पिछली शक्ति के निर्माताओं से ताल्लुक है। कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग किसी दूसरी टाइमलाइन या दुनिया से आए हैं। लौकिक दानवों के बारे में ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन उनमें दिमाग न होने की वजह से कोई भी उनकी यादों में झांक कर आज तक सच का पता नहीं लगा पाया था। हालांकि उनकी उत्पत्ति के बारे में अभी भी सवाल था। वसीम मोतियों के ढेर में घुसा और उसके हाथ में लाठी नुमा एक छड़ी दिखाई दी। ये तो कमाल की लाठी है। इसे हल्का ठीक करके काम में लाया जा सकता है। इसका मटेरियल भी काफी कमाल का है। बताओ इसे कौन रखना चाहेगा? वसीम ने कहा। अगर कोई इसे नहीं रखना चाहता है तो इसे मैं रखना चाहूंगा। सीनियर, आप देखिए, अगर आपको और खजाना मिलता है तो ठीक, वरना मैं बाकी साथियों के लिए आत्मा पत्थर रख दूंगा, धामी ने हाथ उठाकर कहा। हाँ बिल्कुल, तुम इसे रख सकते हो। बाकी तुम्हें इसका कोई और हर्जाना देना है या नहीं, इसके बारे में हम बाद में हिसाब लगाएंगे, वसीम ने लाठी धामी की तरफ फेंक कर कहा। इसके बाद वो फिर से खजाना ढूंढने लगा। ये बर्फीली जादुई अंगूठी है, इससे बर्फीली ताकत में मदद मिल सकती है, तो निशित ये तुम्हारी हुई, वसीम ने कहा। अंगूठी निशित की तरफ फेंक कर कहा। फिर से वसीम ने अपनी खोज चालू कर दी। ये सिल्क का कपड़ा है। मुझे नहीं पता कि इसका कोई इस्तेमाल है या नहीं, लेकिन दामनी ये तुम्हारा हुआ, वसीम ने कहा। अरे ये तो दवाई बनाने का सामान है। मैंने ये पहले भी कहीं देखा है। इस सामान में कुछ चीजें मिलाकर 6वें लेवल पर पहुंचा जा सकता है। लमकड़ ये तुम्हारा हुआ, वसीम ने कहा। लमकड़ 6वें लेवल पर पहुंचने के बहुत करीब था, इसलिए इस सामान के लिए वसीम को सबसे सही वो ही लगा। एक छोटा रक्षात्मक ताबीज, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। इसमें थोड़ी किस्मत का हिस्सा भी शामिल है। बताओ ये किसे चाहिए? वसीम ने कहा। मुझे चाहिए, त्रिकालदर्शी ने हाथ उठाकर कहा। ठीक है, तो तुम ये रख सकते हो, वसीम ने ताबीज त्रिकालदर्शी की तरफ फेंक कर कहा। इसके बाद वसीम एक एक करके खजाना निकालता गया। धीरे धीरे करके सभी पहाड़ी महारथियों को सामान मिल गया। यहाँ तक कि सरस, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, उसे भी हथियार बनाने के लिए 2 अजीब लोहे के टुकड़े मिले। टफी और ज्योत्सना को भी 2 छोटे खजाने मिले। ज्योत्सना को एक मोती मिला जिससे पानी की टेक्निक की ताकत बढ़ सकती थी।
टफी को एक काला पट्टा मिला जिसका इस्तेमाल नहीं पता चला। मुझे तो याद भी नहीं है कि लौकिक दानव कब से इतने जादुई खजाने देने लगे, बाबा बैरागी ने कहा। सीनियर बाबा बैरागी भी हैरान हैं। जब सीनियर वसीम ने 16वां खजाना निकाला, मैं तो तब से ही हैरान रह गया था, लेकिन फिर मैंने सीनियर वसीम के बारे में सोचा तो मुझे सब ठीक लगने लगा, तलत ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीनियर वसीम अपने पास से ही ये सारा खजाना निकाल रहे थे, क्योंकि 50 जादुई खजाने बहुत ज्यादा होते हैं। एक खूनी दरिंदा इतना सामान कहाँ छुपा कर रखेगा भला, जन्मेजय ने कहा। लगता है अब और कुछ नहीं बचा, बस ये आदमी पत्थर बचे हैं, तो इन्हें मैं रखता हूँ। राज, तुम भी कुछ पत्थर अपने पास रख सकते हो। वसीम ने 3 पत्थर राज की तरफ फेंकते हुए कहा। शुक्रिया सीनियर, राज ने मुस्कुराते हुए पत्थर लेकर कहा। तभी राज को काल नेमी कौम के जादूगर के पास से मिले पत्थरों का ध्यान आया। वो भी इन पत्थरों की तरह ही थे। मैं इन सभी खूनी मोतियों को भी रखता हूँ, मैं इन्हें अच्छे से समझूंगा, शायद ये मेरे किसी काम आ जाए, वसीम ने कहा। इसके बाद सब कुछ जमीन से गायब हो गया। तभी वसीम को हड्डियों की तरह एक चीज दिखाई दी। अरे, कुछ और भी है, ये क्या चीज है? इसके अंदर से आत्मी ऊर्जा की लहरें निकल रही हैं, वसीम ने कहा। वसीम ने सबसे पूछा, लेकिन कोई भी इस लाल हड्डी को रखना नहीं चाहता था। हालांकि असल बात यह थी कि ज्यादातर लोग उसे रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें खजाना पहले ही मिल चुका था और वसीम को बस आत्मा पत्थर मिले थे, तो वसीम के लिए ये हड्डी छोड़ना चाहते थे। अगर ऐसी बात है तो राज, तुम ये हड्डी रखो, इसे कम मत समझना। ये एक लौकिक दानव से मिली है, तो इसकी कीमत वाकई बड़ी होगी। अब जब पहाड़ी महारथियों में से कोई भी इसे रखना नहीं चाहता है, तो मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। ये काफी कड़क है, अगर कल को कोई कुत्ता पालो तो उसे ये चबाने के लिए दे सकते हो, वसीम ने कहा। क्या ये हड्डी वाकई राज के किसी काम आ सकती थी? जब लीडर को अपने प्लान की तबाही के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा? क्या हायग्रीव की